किसके समय में आया था भाई? तो जो हेनसांग है, हेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में आया था भाई? हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है भाई। और ये थानेसर में कब से कब तक रहा, ऐसा बताया जाता है कि जो ये थानेसर में है ये 635 से 644 तक ये रहा था भाई। ठीक है। इसकी एक पुस्तक थी सीयू की, उसमें इसने थानेसर के वैभव का वर्णन किया था। सीयू की में किस शहर का वर्णन किया था? थानेसर के वैभव का वर्णन किया था। और हिंसांग के अनुसार थानेसर में 3 संग्रहालय थे। कितने संग्रहालय थे भाई? 3 संग्रहालय थे। और इसके अनुसार सुध में कितने बौद्ध विहार थे? सुध में 5 बौद्ध विहार थे। कितने बौद्ध विहार थे भाई? सुध के अंदर 5 बौद्ध विहार थे। तो ये हो गया भाई उत्तर। इसके अतिरिक्त आपको बता देता हूं भाई, हिंसांग ने हरियाणा के 3 स्थानों का भ्रमण किया था। वो कौन कौन से थे भाई? एक तो हो गया थानेसर, जिसको स्थानीश्वर कहा जाता था। सेकंड हो गया सुध, जिसको प्राचीन समय में सुग भी बोला जाता था, जिसको सुरुगन भी बोला जाता था, जिसको त्रुगन भी बोला जाता था, जिसको सुरुगना भी बोला जाता था, जिसको सुरुहन भी बोला जाता था। ठीक है भाई। और इसके अतिरिक्त गोकंठ भाई, गोकंठ यानी कि गोहाना। ठीक है भाई। तो इन स्थानों का इसने क्या किया था? भ्रमण किया था। ठीक है भाई। और हेनसांग को शाक्यमुनि, नीति का पंडित, इन सब नामों से जाना जाता था। तो ये सब आप सभी को पता ही है। तो यहां तक चीजें हो गई क्लियर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़े भाई अगले प्रश्न की तरफ। वो किसको कहा जाता है भाई? वो मीताथल को कहा जाता है। मीताथल कहां पड़ता है? ये मीताथल पड़ता है भिवानी के अंदर भाई। तो इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा जाता है। ठीक है भाई। इसी मीताथल के अंदर 1915-16 में गुप्त सिक्कों का एक संग्रह प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1965 के अंदर यहाँ पर 2 हारपून व 13 रिंग या छल्ले प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद ये क्या हुआ था भाई? एक प्रकार से हम कह सकते हैं पुरातात्विक दृष्टि से ये उभर कर आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीताथल। जो ये खोखरा कोट है ये कहां पड़ता है? ये खोखरा कोट पड़ता है भाई रोहतक के अंदर। और यहाँ पर क्या मिले हैं भाई? टैंक क्षेत्र के पास, टैंक क्षेत्र के पास क्या मिले हैं? पीजीडब्ल्यू संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और पीजीडब्ल्यू संस्कृति क्या होती है? पेंटेड ग्रेवियर, जिसको क्या कहा जाता है भाई? एक प्रकार से मृत भांड कहा जाता है। और इसीलिए मृत भांड में प्रसिद्ध अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो ये रोहतक ही आएगा उसका उत्तर, क्योंकि पीजीडब्ल्यू संस्कृति के टैंक क्षेत्र के पास अवशेष कहां मिले? खोखरा कोट में। और यहाँ से प्रतीत होता है कि जो खोखरा कोट है ये प्राचीन समय में यहाँ पर जो पहला व्यवसाय था वो पीजीडब्ल्यू संस्कृति का ही व्यवसाय यहाँ पर पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। स्वतंत्र भारत में प्रथम देवी टेराकोटा मूर्ति की खोज, हल की एक सुंदर टेराकोटा प्रतिकृति ने स्थल को राष्ट्रीय महत्व के मानचित्र पर ला दिया। इसका उत्तर क्या रहने वाला है? फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? भाई फटाफट से बताइएगा। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? तो भाई इसका उत्तर रहने वाला है बनावली। क्या रहने वाला भाई? इसका उत्तर है बनावली। आप सभी को ज्ञात ही होगा भाई बनावली से क्या मिला है? एक प्राकृतिक टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है। और उसके अतिरिक्त ये वाला जो स्टेटमेंट है सेम ये वाला इसका ये हो गया। ये बनावली जो है इसकी खोज की गई थी 1973-74 में। खोज तो नहीं कह सकते, एक प्रकार से यहाँ पर सर्वेक्षण कह सकते हैं, अन्वेषण कह सकते हैं, खुदाई का कार्य 1973-74 में आरएस बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो ये बनावली के अंदर ही किया गया था। इस भगवानपुर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है भाई? इस भगवान जो है, जो भगवानपुर है ये कुरुक्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। भगवानपुर कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? 2 सभ्यताओं का जंक्शन। इसको क्या कहा जाता है? 2 सभ्यताओं का जंक्शन। 2 सभ्यताओं का जंक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त बनावली का हमें क्लियर ही हो गया। बनावली कहाँ है? बनावली फतेहाबाद में है। ठीक है भाई। उसके बाद बच गया कुनाल। कुनाल भी कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। और इस कुनाल में हमें क्या देखने को मिलता है? इस कुनाल में हमें राजशाही मुकुट या फिर राजसंग्रही वस्तुएं कह सकते हैं। एक राजा का मुकुट हो गया और गोलाकार मकान हमें देखने को मिलते हैं। गोलाकार मकान, एक राजसी मुकुट, इसी को सोने का मुकुट कह लो, राजसी वस्तुएं कह लो, आपकी मर्जी। बेड़ाना भाई, ये बेड़ाना भी कहां पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है भाई। और ये बेड़ाना हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे प्राचीन स्थल, सबसे प्राचीन स्थल किसका? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है भाई। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है बेड़ाना, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है भाई। 2003-4 में एल एस राव के द्वारा यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल ग्रिफ्टी मिली है, यानी कि नृत्य की भित्ति चित्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज यहाँ पर मानी गई है। ठीक है भाई। डांसिंग गर्ल ग्रिफ्टी यानी कि नृत्य की भित्ति चित्र। तो ये हो गया भाई इसका उत्तर। चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में हड़प्पा से भाई, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थलीय स्थान। तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी को माना जाता है। राखीगढ़ी कहां पड़ता है? ये हिसार में पड़ता है, आप सभी को ज्ञात ही है भाई। ठीक है। इस राखीगढ़ी के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या मिले हैं भाई? 5000 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े के कंकाल। 5000 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े के कंकाल। तो 5000 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े के कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सोने की फैक्ट्री के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सोने की फैक्ट्री के प्रमाण। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है, वो निर्माणाधीन है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय। ठीक है भाई। राखीगढ़ी संग्रहालय भी यहाँ पर निर्माणाधीन है। ठीक है। यहाँ पर एक संग्रहालय भी निर्माणाधीन है। और यहाँ पर एक विश्व का एक प्रकार से कह सकते हैं एक अद्भुत नमूना, एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी वस्तुअवशेष यहाँ से प्राप्त हुई है। नमस्कार मुद्रा में रथ योगी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसने इसको विश्व में बहुत ही एक प्रकार से बड़े पटल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि नमस्कार मुद्रा में रथ योगी की मूर्ति एक प्राचीनतम दुर्लभ अवशेष है जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई। तो ये राखीगढ़ी के बारे में था, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब बालू से क्या प्राप्त हुआ है? बालू कैथल में पड़ता है भाई। और इस बालू से प्राप्त हुआ है दक्षिण एशिया में प्राचीनतम लहसुन की कली के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लहसुन की कली के अवशेष। ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। थेपोलर आपको पता है, थेपोलर कैथल में पड़ता है भाई। थेपोलर कहाँ पड़ता है? कैथल में। रावण का बचपन यहीं पर बीता था। ठीक है भाई। पुलत्स्य ऋषि से ये संबंधित है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। थेपोलर कहाँ है? कैथल के अंदर है। रावण का बचपन यहाँ बीता था और पुलत्स्य ऋषि से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। हरियाणा राज्य से प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो आप सभी को ज्ञात ही होगा भाई, हरियाणा में जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो टोपरा का अभिलेख माना जाता है। किसका अभिलेख माना जाता है भाई? टोपरा का अभिलेख माना जाता है। ठीक है भाई। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई। 12 खाड़ी की लिखाई का, 12 खाड़ी की लिखाई का प्राचीनतम अभिलेख। तो जो ये 12 खाड़ी की लिखाई का प्राचीनतम अभिलेख है ये सुध से प्राप्त हुआ है भाई, सुध यमुनानगर से। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है गुज्जर प्रतिहार अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गुज्जर प्रतिहार अभिलेख है वो पेहवा से प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है। तोमर शासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो तोमर शासन की जो जानकारी है वो यस्तलिक चंपू ग्रंथ से मिलती है।
ठीक है भाई। लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा के शहरों या नगरों के बारे में वर्णन मिलता है। हांसी से पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई। तो ये बहुत सारे प्रश्न है। करनाल से खरोष्टी लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। बहुत सारे प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यहाँ पर लगभग कवर हो चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किताबुल रहेला पुस्तक के अनुसार हरियाणा का कौन सा क्षेत्र लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था? तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था भाई? तो भाई ये कौन सा था? सिरसा था भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिरसा हो जाएगा। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? वैसे तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हरियाणा में बहुत सारी जगह से प्राप्त हुए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं भाई? वो खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक शासकों के आधे से ज्यादा सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। इस बनावली से एक विचित्र प्रकार का सिक्का प्राप्त हुआ है जिसका धड़ तो सिंह की तरह है और जिसके जो सींग है वो बैल की तरह है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सोनीपत से। ठीक है भाई, ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ये थोड़ा डिटेल है भाई, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये देखिएगा भाई सारे के सारे सिक्के हैं। अगर गणराज्य के सिक्के रोहा परवाला से, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के मीताथल से, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखरा कोट से, चांदी का इंडो सियाचिन सिक्का कपाल मोचन से, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सिक्का मीताथल से। तो ये सारे के सारे सिक्कों के बारे में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में असीगढ़ का किला कहां विद्यमान है? हरियाणा में असीगढ़ का किला काशी के अंदर विद्यमान है। ठीक है भाई, इसको पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। ठीक है भाई, तो ये किसको कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो हांसी के किले को कहा जाता है भाई। इसको असीगढ़ का किला या फिर इसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तलवारों का किला। ठीक है भाई। अब तलवारों का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनंगपाल तोमर के पुत्र द्रुपद ने यहाँ पर क्या किया था? तलवारों की फैक्ट्री लगवाई थी। क्या लगवाई थी भाई यहाँ पर? तलवारों की फैक्ट्री। इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा? इसको तलवारों का किला कहा जाने लगा। इसी हांसी के किले को पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? इसका पुनः निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त जो ये किला है ये अमटी झील के किनारे स्थित है। अमटी झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं ये कहाँ स्थित है? अमटी झील के किनारे। तो ये सारे के सारे फैक्ट किसके बारे में है भाई? ये असीगढ़ के किले के बारे में हमारे फैक्ट हो गए। आगे बढ़े भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाई, ये हरियाणा के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है भाई, मोस्टली सारे के सारे। हरियाणा में पहली हवाई पट्टी 1948 में बनी। ठीक है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन स्थापित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1948। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? तो ये पहले के हिसाब से दिए हुए प्रश्न है भाई सारे के सारे। NH1। हरियाणा में जहाजी साहब के नाम से किसको जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस को, क्योंकि इसी जॉर्ज थॉमस ने हांसी के अंदर क्या किया था भाई? हांसी के अंदर एक प्रकार से सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की थी और अपने सिक्के चलाए जिनको सिक्का साहिब कहा जाता था। और जो टोपीदार बंदूकें हैं वहां भी इसने एक फैक्ट्री लगवाई थी उनको बनवाने की। 15 मिनट बाद संदीप सिवाच सर की क्लास होगी भाई, अभी मैं बिल्कुल फास्ट करवा रहा हूं इसको। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। ठीक है भाई, हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस। हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है? किला है। हरियाणा का तूफान के नाम से कपिल देव को जाना जाता है भाई। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा मिलन किस नदी में होता है? तो यमुना नदी में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो सिरसा है, पहले भी हो चुका है। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया? तो 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 30 जुलाई 1919 को हरियाणा को हिसार से गिरफ्तार किया गया, जो HSSC मानती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद देख लेते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश के हाथों में चला गया? गुर्जर प्रतिहार। रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया? तो अंबाला में देखा गया था भाई सबसे पहला विरोध। कौन स्वाधिकार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं? हरमंदर सिंह चड्डा। करनाल का युद्ध आपको पता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में स्थापित की गई 1886 में। ठीक है, हरियाणा वन नीति 2006 में आई थी, जो मैं भी करवा चुका हूं। हरियाणा ये हरेड़ा वाला दे रखा भाई। ठीक है, तो किसको विकसित करने की नोडल एजेंसी है? गैर परंपरागत। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली है। रेवाड़ी वाया दिल्ली चली थी भाई। हरियाणा में कुल बंजर भूमि कितने भौगोलिक क्षेत्र पर अनुमानित है? 3.6 पर। ठीक है भाई, हरियाणा के द्वितीय भाषा के रूप में 1969 में किसे अपनाया गया था? तमिल को अपनाया गया था भाई। मार्कंडा नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? अंबाला से। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। कालिस्तान हरियाणा की पित्तल नगरी किसको कहते हैं? जगाधरी को कहते हैं भाई। रेवाड़ी को भी बोला जाता है। हरियाणा राज्य की किस संस्तुति पर बना है? तो सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों पर यह बना है। कार विंटेज रैली है वो सोना के अंदर स्टार्ट हुई थी 1964 के अंदर। कार विंटेज रैली, इसको पुरानी कारों की रैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानी कारों की रैली। क्या बोलते हैं इसको? पुरानी कारों की रैली भी बोलते हैं। कार विंटेज रैली 1964 में कहां स्टार्ट हुई? सोना में। इस सोना में क्या है? एक गर्म पानी का कुंड कह सकते हैं या शिव कुंड कह देते हैं भाई, शिव कुंड, क्योंकि वहां पर प्राचीन मंदिर भी है। ठीक है, गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का झरना। अब गर्म पानी का झरना क्यों होता है? इसका गर्म पानी गंधक की उपस्थिति के कारण इसका पानी गर्म होता है, गंधक की उपस्थिति के कारण। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1964। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सराय अलवर्दी की मस्जिद हरियाणा में कहां स्थित है? तो सराय अलवर्दी की जो मस्जिद है हरियाणा के अंदर, ये कहां स्थित है भाई? ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको कर लेना भाई। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, हरियाणा में जितनी भी लगभग मस्जिदें हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं अभी। ठीक है भाई, जितनी भी मस्जिदें हैं सिर्फ MCQ करवा देता हूं, जो 15 रह गए, जो PYQ है PDF में चले जाएंगे। ठीक है, चार कुतुब हरियाणा में कहां है? हांसी के अंदर है भाई। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा में कहां है? हिसार के अंदर है। हमजा पीर की दरगाह हरियाणा में कहां है? नारनौल में है। मिर्जा अली खां तख्ते बावड़ी कहां है? नारनौल में। 5 पीरों की मजार हरियाणा में कहां है? करनाल में। पुरकापुल मजार कहां है? करनाल में। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद कहां है? रोहतक में। खिजर खां का मकबरा कहां है भाई? सोनीपत में। पीर जमाल की मजार कहां है? गोहाना के अंदर। मामू भांजा मकबरा सोनीपत के अंदर। और रंगीसा मस्जिद ये कहां है भाई? ये तोसाम भिवानी के अंदर है रंगीसा मस्जिद। ठीक है भाई, इसके बाद देखिएगा पत्थर मस्जिद कहां है? थानेसर में। ख्वाजा पीर का मकबरा नहीं हो गया भाई। ठीक है, अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह ये पानीपत के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। बाबा शाह कमाल की मजार कैथल में। ठीक है, रजिया बेगम का मकबरा कैथल में। लाल मस्जिद रेवाड़ी में, अकबर के समय बनी थी। संत मीरसा की मजार फतेहाबाद में। काजी जी की मस्जिद दुजाना में। कांच वाली मस्जिद भी यही है। शेख मूसा की मजार नूह में। पीर मुबारक शाह की दरगाह कलियाना में, जो कहां पड़ता है? दादरी के अंदर भाई।
उत्तर भारत का नंदनवन किसको कहा जाता है भाई? तो उत्तर भारत का जो नंदनवन है वो किसको कहा जाता है? वो यादविंद्र उद्यान को कहा जाता है उत्तर भारत का नंदनवन। इसको मुगल गार्डन भी बोलते हैं, इसको पिंजोर गार्डन भी बोलते हैं, मुगल गार्डन, इसके अतिरिक्त इसको पिंजोर गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है भाई। इसका जो वास्तुकार है वो फिदाई खां कोका है भाई। इसका वास्तुकार कौन है? फिदाई खां कोका। ये औरंगजेब का पालक भाई माना जाता है, फिदाई खां कोका। ठीक है भाई। इसको क्या माना जाता है? इसको औरंगजेब का पालक भाई माना जाता है, औरंगजेब का पालक भाई। ठीक है भाई। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई, जो ये गार्डन है धीरे धीरे पटियाला रियासत के शासकों के पास चला जाता है, और पटियाला रियासत का एक स्वतंत्र शासक था जिसका नाम क्या था? यादविंद्र सिंह। फिर उसके नाम पर क्या हो गया? इसका नाम यादविंद्र उद्यान हो गया। इसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। ठीक है भाई। इसका वास्तुकार पूछ ले तो फिदाई का कोका था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक क्या मेला लगता है भाई? यहाँ पर लगता है आम मेला। ठीक है भाई। कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? आम मेला, जो कब से लग रहा है? 1992 से यहाँ पर लग रहा है भाई। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? पिंजोर के बारे में, यानी कि उत्तर भारत के नंदनवन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा गुरु हरकिशन साहिब से संबंधित है? तो हरियाणा के अंदर इनमें से कौन सा गुरुद्वारा जो हरकिशन साहिब से संबंधित है? वो गुरुद्वारा है पंजाखेड़ा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है भाई। जो किससे संबंधित है? गुरु हरकिशन जी महाराज जी से संबंधित है। उसके बाद हरियाणा में एकलव्य मंदिर कहां स्थित है? आप सभी को ज्ञात ही है। हरियाणा के अंदर एकमात्र एकलव्य मंदिर है जो हरियाणा में गुरुग्राम के खांडसा गांव में स्थित है। कहां स्थित है भाई? खांडसा गांव में। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न, योद्धे कौन थे? तो आप सभी को मैं बता देता हूं, योद्धे जो थे वो इंडो ईरानियन कबीले हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे भाई? योद्धे इंडो ईरानियन कबीले। ठीक है भाई। इस योद्धे की राजधानी हरियाणा में दो देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, योद्धों की राजधानी क्या देखने को मिलती है? दो राजधानी हमें देखने को मिलती है हरियाणा में। कौन कौन सी भाई? खोखरा कोट व नौरंगाबाद। खोखरा कोट व नौरंगाबाद। ठीक है भाई। एचएसएससी जो मानती है वो नौरंगाबाद को मानती है, लेकिन इन रियलिटी जो योद्धे की गणराज्य की राजधानी है वो खोखरा कोट थी, क्योंकि नौरंगाबाद का तो कहीं जिक्र भी नहीं मिलता हिस्ट्री के अंदर। तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं भाई, एचएसएससी इसकी तरफ जाती है। इस नौरंगाबाद का प्राचीन नाम प्रकटनाक है। इसके अतिरिक्त प्रशासन की दृष्टि से योद्धे ने हरियाणा को दो खंडों में विभाजित किया था। ठीक है भाई। किससे? प्रशासनिक की दृष्टि से, या प्रशासनिक खंड हम कह सकते हैं। तो प्रशासनिक खंड इसने क्या हो गए? दो होंगे। एक हो गया रोहतक, एक हो गया सिरसा। एक क्या हो गया? सिरसा। इन्हीं योद्धियों को पाणिनि ऋषि ने क्या कहा है? अयुधजीवी कहा है। ये अपना आराध्य कार्तिकेय को मानते थे। खालिस्तान के द्वारा लिखे गए तो लेटर्स ऑफ दुबे। ठीक है भाई। तो किसके द्वारा लिखे गए भाई? विशंबरनाथ कोसी के द्वारा, जो अंबाला से संबंध रखते थे। कहां से संबंध रखते थे? अंबाला से संबंध रखते थे। लेटर्स ऑफ दुबे। शिव शंभू के चिट्ठे और सवतै बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा? तो ये बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था, जो गुड़ियानी से संबंध रखते थे, जो रेवाड़ी में पड़ता है भाई गुड़ियानी। आप सभी को मैं बता देता हूं बाल मुकुंद गुप्त के बारे में थोड़ा। इन्होंने लॉर्ड कर्जन की जो एक प्रकार से तुलना है वो नादिर शाही से की थी, जो अभी प्रश्न आया हुआ था। वो किसमें की थी? सवतै बनाम लॉर्ड कर्जन में ही की थी। तो राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। सन फ्रांसिस्को में गदर के शिल्पकार में एक था और स्वतंत्रता आंदोलन में पहले चरण में हरियाणवी शहीद था। तो ये कौन था भाई? पंडित काशीराम था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। क्या था इसका? राइट आंसर है डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भाई, पंजाबी सूबे की पहली बार मांग किसने उठाई? तारा सिंह ने उठाई 1948 में अजीत नामक पत्र लिखकर, जो मैं आपको पहली लगभग दूसरे तीसरे प्रश्न में करवा चुका था। हरियाणा राज्य की संस्तुति पर बना है सरदार हुकम सिंह समिति, ये सभी को पता है भाई। ये सारे के सारे आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि इतना समय नहीं है भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत के स्थानों पर प्रथम प्रकाश डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे भाई बीबीलाल। बीबीलाल ने सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र के जो महाभारत के स्थान थे इनके ऊपर प्रकाश डाला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीबीलाल। हरियाणा में मावट वर्षा क्या है? तो मावट वर्षा हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो हिसार जिले में पशुओं के लिए पहला ब्लड बैंक बनाया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया गया? तो इसको 17 जनवरी 1955 को स्थानांतरित किया गया था भाई। ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1919 में हुई थी लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से, लाहौर उच्च न्यायालय। ठीक है भाई। और जब ये अगर ट्रांसफर की बात आती है तो इसको चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया गया? 17 जनवरी 1955 को इसको स्थानांतरित किया गया। एबस्ट नमक जो है आग में न जलने वाला खनिज पदार्थ कहां पाया जाता है? तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। आग में न जलने वाला पदार्थ महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है भाई। ये कुछ प्रमुख वो हैं सारे के सारे भाई। हिलना पत्थर कहां मिलता है? कल्याणा गांव में दादरी में। स्लेट पत्थर रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान पर। बजरी फरीदाबाद में मिलती है और कहां मिलता है? कल्याणा गांव में दादरी में। स्लेट पत्थर रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान पर। बजरी फरीदाबाद में मिलती है और खानक पार जो तो सामने वहां। भवन निर्माण सामग्री गुरुग्राम में मिलती है। चीनी मिट्टी सिकंदरपुर में जो गुरुग्राम में पड़ता है। क्वार्टर्स अटेला व टहला नामक स्थान पर जो महेंद्रगढ़ में है। कांच मिट्टी गुरुग्राम में। चांदी शिवालिक की पहाड़ियों में, तोसाम की पहाड़ी में। ठीक है। सोना नारायणगढ़ या अंबाला। जहार पीलिया गोगा ने कहां विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जहार पीलिया गोगा ने पृथुदका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथुदका यानी कि पेवा के अंदर करवाया था भाई। ठीक है। मानुस तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मानुस तीर्थ हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण ब्रांच कहां स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई भाई। इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ। ये सारे के सारे यहाँ गलत है। ये नग्गल अंबाला में। ठीक है भाई। नग्गल अंबाला यहाँ पर स्थापित की गई। भगवत गीता जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो भगवत गीता जयंती है ये मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का जो गठन है वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 2000 में। 2000 में कृषक उपहार योजना भी आई थी। 2 मिनट। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में हरियाणा का कौन सा स्थान नमक के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो वो फरूखनगर नामक स्थान था जो नमक के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भाई। कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? फरूखनगर। राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को ज्ञात है राज्यपाल है वो राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को करता है, क्योंकि संवैधानिक पद जो भी होते हैं लगभग राज्यपाल के द्वारा ही उनकी नियुक्ति करवाई जाती है। रामकिशन व्यास किससे संबंधित है? तो रामकिशन व्यास जी है वो नारनौंद से संबंध रखते हैं। और नारनौंद कहां पड़ता है? हिसार में पड़ता है भाई। ये कहां से संबंध रखते हैं? नारनौंद से। नारनौंद कहां पड़ता है? हिसार में। और इसके अतिरिक्त जो फैक्ट बच गया ये किससे संबंधित हो गए भाई? ये स्वांग से संबंधित हो गए। कर्नल एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? तो कर्नल एमएल भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को क्या छूता था भाई? समुद्र छूता था। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली पर भाई होली फाग पर कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य यहाँ पर किया जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो गए भाई? ये जेवलिन थ्रो से हो गए। अभी हाल ही में इनको एक नया नाम मिल गया, गोल्डन बॉय भाई। इनको नया नाम क्या मिल गया? गोल्डन बॉय। खंडरा पानीपत में इनका जन्म हुआ था। देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो देसी रियासतों में आंदोलन चला था।
भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी टैंक विजयंत 1966 में शामिल किया गया। हरियाणा में किस स्थान पर रखा गया है? तो ये कुंजपुरा स्कूल सैनिक स्कूल है, यहाँ पर रखा गया। हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल है, एक कुंजपुरा में हो गया, एक मातनहेल में हो गया और एक जज्जर में हो गया। ठीक है भाई, तो इन 3 जगह पर, चौथा फतेहाबाद में प्रस्तावित है। मंगल नगर योजना किस पर केंद्रित है? तो ये शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर ये प्रसिद्ध है। उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां पैदा करने के लिए हरियाणा के किस जिले में पहली भारत इजराइल परियोजना स्थापित की गई? करनाल के घरोंडा में की गई थी भाई, आप सभी को ज्ञात है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना सिरसा में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स ये लाडवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, और ये मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र जज्जर में, फूल उत्कृष्टता केंद्र जज्जर में, बागवानी जैव प्रौद्योगिकी, ये सारे के सारे पीडीएफ में आ जाएंगे भाई। अब इतना टाइम नहीं है, काफी समय हो गया, इसको आप कवर कर लो। हरियाणवी सांग और रागनी के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती हरियाणा सरकार ने घोषित किया कि हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उनकी आत्मकथा और रागनियों को शामिल किया जाएगा। तो किसके लिए किया गया भाई? पंडित रामकिशन व्यास के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? बंसीलाल को आयरन मैन कहा जाता है, आप सभी को ज्ञात है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष। ठीक है भाई, ये सब किसको कहा जाता है? बंसीलाल जी को कहा जाता है। शराबबंद कानून भी इन्होंने यही लेके आए थे। ठीक है, 1 जुलाई 1996 से लेकर 31 मार्च 1998 तक। ठीक है भाई, इनका शराबबंदी कानून भी इनके द्वारा लागू किया गया। तो सारी चीजें बंसीलाल से रिलेटेड हो जाएगी। हरियाणा के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस पर रखा गया है? तो ये एक शिव भगवान का प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और वहीं से कालेसर घाटी बनी है। इस कालेसर में साल के वृक्ष अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बहुत बार पूछा जाता है, साल के वृक्ष। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जाना जाता है भाई। 2001 में ठीक ओपी चौटाला के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक पार्क भी है ये। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक पार्क भी है। हरियाणा के बलरामगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए, तो ये थे राजा नाहर सिंह। ये क्या थे भाई? राजा नाहर सिंह। वैसे भाई राजा नाहर सिंह बहुत बड़े भयंकर आदमी थे, ऐसे फंसने वाले नहीं थे। इनको संधि के बहाने अंग्रेजों ने बुलाया था, बुलाने के बाद इनको पकड़ लिया गया, इलाहाबाद कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया सरकारी खजाना लूटने के लिए, और फिर फांसी दे दी गई। हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में कौन सा मेला लगता है? तो फल्गु मेला यहाँ पर लगता है भाई। हरियाणा में जहाज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जहाज म्यूजियम हिसार के अंदर स्थित है। जहाजी साहब किसको कहा जाता था? ये जॉर्ज थॉमस को कहा जाता था। इसके अतिरिक्त आपको बता देता हूँ, जॉर्ज थॉमस ने हांसी के अंदर क्या किया था? हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर एक क्या स्थापित की थी भाई? यहाँ पर एक सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की, अपने नाम से सिक्के चलाए जिनको सिक्का साहिब कहा। एक टोपीदार बंदूकों की फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की। तो ये क्या हो जाएगा भाई? हिसार हो जाएगा। इस जहाज म्यूजियम के अंदर एक जैन मंदिर भी है। ये सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन भाई आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ये मैं आपको नहीं करवाने वाला क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है। ये पीडीएफ से रीड कर लेना भाई सारे के सारे। प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो अभी आपको बता दिया था, प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में पलवल में स्थित है, जो सुरक्षित स्मारक क्षेत्र है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थे। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? बता दिया था, 31 मई 1966 को प्रस्तुत किया। थेपोला नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? तो आप सभी को ज्ञात है, कैथल में स्थित है भाई। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो हरियाणा के पहले सूफी संत शेख मोहम्मद तुरुक थे, उनको हरियाणा का पहला सूफी संत कहा जाता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह क्या थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में स्थित है, तो ये पंचकुला में स्थित है। ये पहले से ही हो गया भाई। और हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 में बना, तो ये भाई रेवाड़ी के अंदर स्थित है। तो भाई अपने क्वेश्चन हो गए भाई खत्म। अब जो पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको ऑनलाइन अप्रोच में बहुत सारे और प्रश्न मिल जाएंगे। बच्चे इसका जवाब, ढोसी की पहाड़ियों को प्राचीन समय में आग्नेयगिरी की पहाड़ी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आग्नेयगिरी की पहाड़ी। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त इसी को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में अर्चिक पर्वत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? इनको अर्चिक पर्वत के रूप में भी जानते थे। ठीक है भाई, हरियाणा का एकमात्र शांत या फिर मृत ज्वालामुखी भी क्या कहलाता है? यही ढोसी की पहाड़ी कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसके अतिरिक्त आपको बता देता हूँ, हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वो किसको माना जाता है? सबसे ऊंची चोटी वो ढोसी की पहाड़ियों को ही माना जाता है, जो लगभग कितने मीटर ऊंची है? 652 मीटर ऊंची है। कुलतजापुर गांव में ये स्थित है। कहां स्थित है भाई? ये कुलतजापुर गांव। तो यहां तक हमारा हो गया एक क्वेश्चन भाई। तो सारे लगभग प्रश्न जो यहां से हो सकते थे वो हमने कवर कर लिए। चव्यन ऋषि का आश्रम कहां है भाई? चव्यन ऋषि का आश्रम कहां है? तो चव्यन ऋषि का आश्रम भी ढोसी की पहाड़ियों पर है। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त आपसे पूछ लिया जाए, शंखपुष्पी या कायाकल्प औषधि का रहस्य कहां छिपा है? शंखपुष्पी या कायाकल्प, तो शंखपुष्पी या कायाकल्प औषधि का जो रहस्य है, ठीक है भाई, वो भी यहीं पर छिपा हुआ है। और च्यवनप्राश की खोज भी कहां पर की गई थी? यहीं पर की गई थी च्यवनप्राश की खोज भाई, किसके द्वारा? चव्यन ऋषि के द्वारा। ठीक है भाई, किसकी खोज? च्यवनप्राश की, जो जाडम खाओ ना भाई। ठीक है, चम्मच में चाटे जो हुआ खोज हुई थी भाई। ठीक है, तो ये हो गया ढोसी के बारे में। चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी डिटेल दे रखी भाई हमने अरावली की पहाड़ियों से रिलेटेड, क्योंकि जो ढोसी की पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियों का एक भाग है, और हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर भी यही है। अब देखिएगा, हरियाणा में अरावली क्षेत्र लगभग कितने परसेंट एरिया पर है? 3.9% एरिया पर है। दक्षिणी भाग में स्थित है, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। इस क्षेत्र में हमें पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। पहले इन्हें मेवात की पहाड़ियां भी कहा जाता था। हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलतजापुर गांव में है, 652 मीटर ऊंची ढोसी की पहाड़ी, और लगभग समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर के लगभग मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस हिस्से में स्थित है? तो फटाफट से किस हिस्से में स्थित है भाई? उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। प्राचीन समय में इन शिवालिक की पहाड़ियों को सालुगिरी की पहाड़ियां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में इनको हरियाणा में सालुगिरी की पहाड़ी कहते थे। क्या कहते थे भाई? सालुगिरी की पहाड़ी। ठीक है, और इन शिवालिक की पहाड़ियों का हरियाणा में सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची चोटी अगर मैं आपको बता दूं तो वो कौन सा है भाई? शिखर, तो ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा भाई? मोरनी की पहाड़ियों में क्रो चोटी, मोरनी की पहाड़ियों में करो चोटी, जो लगभग कितने मीटर ऊंचाई पर माना है? जैसे ने 1514 मीटर ऊंचाई पर माना गया है। प्राचीन समय में मोरनी की पहाड़ियों को मयूरगिरी की पहाड़ियां भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? मयूरगिरी की पहाड़ियां भी कहा जाता था। तो लगभग ये सारे स्टेटमेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, लगभग हमारे क्लियर हो गए हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से पीवाईक्यू यानी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब थोड़ा शिवालिक रेंज के बारे में देख लेते हैं भाई। शिवालिक के बारे में, शिवालिक क्षेत्र हरियाणा में किस प्रकार से फैला हुआ है, तो ये बड़े ध्यान से देखिएगा।
हरियाणा शिवालिक श्रेणी लगभग 1.67% एरिया कवर किए हुए हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में हमें शिवालिक की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं भाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शिवालिक की पहाड़ियां हमें पंचकुला में देखने को मिलती है लगभग 45%। उसके बाद में सबसे कम हमें देखने को मिलती है अंबाला के अंदर 0.2%, यमुनानगर में लगभग 9%। अब कुछ हो सकता है यहाँ पर विवाद क्रिएट हो जाए थोड़ा, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कई बार ये पढ़ा हो कि नहीं यमुनानगर में कम है अंबाला में ज्यादा है, लेकिन जो एसटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है शिवालिक विकास बोर्ड, आप वहां जाकर देख लेना, आपको सेम एज इट इज मिलेगा कि ये का ये वहां पर लिखा गया है। उसके बाद आपको बता देता हूँ पहाड़ियों की रानी के नाम से मोरनी हिल्स को जाना जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी करो है, ठीक है भाई। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। शिवालिक की मृदा पथरीली है, वह यहाँ पर लेटेराइट होगी मिट्टी। मोरनी व टिपरा श्रेणी को अलग करती है, गग्गर नदी करती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हो गया भाई यहाँ तक सभी का। जो अकादमियां है साहित्य अकादमियां अभी अलग अलग नहीं रहेगी, सभी को जोड़कर एक अकादमी बना दी जाएगी और ये स्टेटमेंट जारी हो चुकी है, ठीक है। तो आने वाले समय में हमें अलग अलग नहीं देखने को मिलेगा कि ये हरियाणा हिंदी साहित्य है, ये संस्कृत वाली है, ये पंजाबी वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आगे। अभी आपको बता देता हूँ जो हरिगंधा है वो हरियाणा हिंदी साहित्य है भाई, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी। हरिप्रभा है ये संस्कृत वाली की है, ठीक है भाई। जो शबद बूंद है ये पंजाबी वाले की है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। और जो जमुना तट है ये उर्दू, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी वाले की क्या है? मुख्य पत्रिका है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे के सारे हमने लगभग कवर कर लिए है। तो ये हो गया हमारा। अब इनकी थोड़ी डिटेल देखनी है, अन्यथा ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा भाई, ठीक है। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जीके बाय संदीप श्रीवास्तव, या फिर एग्जाम बोर्ड एग्जाम मंच ऐप जो है उसके ऊपर आप ये ले सकते हो इस पीडीएफ को। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो भाई। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखो कुछ और रह गया थोड़ा। हरियाणा कृषि विभाग की जो पत्रिका है हरियाणा खेती है, ठीक है। हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी की कथा समय व सप्त सिंधु है। और हरियाणा लोक संपर्क विभाग की हरियाणा संवाद, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा लोक संपर्क विभाग की जो पत्रिका है मुख्य हरियाणा संवाद, ये बहुत बार पूछते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जर्नल स्टडीज ऑफ हरियाणा, ये क्या है? इसकी मुख्य पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पाया जाता है? फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं भाई कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लूं, कोई इशू तो नहीं। हाँ, अंबाला या अंबालिका क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख पाया जाता है। तो भाई अंबाला या अंबालिका क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख जो पाया जाता है वो तैतरीय आरण्यक के अंदर पाया जाता है, क्योंकि तैतरीय आरण्यक में साफ तौर पर कहा गया है अंबाला या अंबालिका क्षेत्र का जो फर्स्ट उल्लेख है वो यही मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। छंदोग्य उपनिषद में हमें क्या देखने को मिलता है? हरियाणा में टिड्डी दल का आक्रमण, हरियाणा में टिड्डी दल का आक्रमण। तो आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में टिड्डी दल का आक्रमण, टिड्डी दल का आक्रमण, तो ये किसमें देखने को मिलता है भाई? हमें ये हमें देखने को मिलता है भाई छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है भाई। शतपथ ब्राह्मण में हमें क्या देखने को मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है कि जो हरियाणा के लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी? उत्कृष्ट हुआ करती थी। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? यहाँ के लोगों की भाषा क्या थी? यहाँ के लोगों की भाषा उत्कृष्ट थी। क्या थी भाई? उत्कृष्ट थी। तो समझ में आ गया भाई यहाँ तक चीजें क्लियर? आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या रहने वाला है ये देखते हैं भाई। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यवंशी कुरुओं ने महाभारत युद्ध से पहले हरियाणा में किस युग का आरंभ किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट से बताइएगा। लो युग, ताम्र युग, कृषि युग, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। चलो भाई इसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूं। तो आर्यवंशी कुरुओं ने क्या किया था? हरियाणा में कृषि युग का आरंभ किया था। ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है भाई। फर्स्ट क्या पूछा जाएगा? वामन पुराण की कथा के अनुसार, वामन पुराण की कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के दैतवन में, कुरुक्षेत्र के दैतवन में, कुरुक्षेत्र के दैतवन में हल चलाकर राजा कुरु ने यहां की भूमि को कृषि योग्य बनाया था। क्या किया था भाई? कृषि योग्य बनाया था। तो कृषि युग क्या हो गया भाई? कृषि युग ही हो गया, ठीक है। ये वामन पुराण की कथा के अनुसार है। और सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया? देखो राजा कुरु क्या था? आर्यवंशी कुरु हो गया। अब कुरु किससे पहले था? महाभारत से पहले था। तो वही बात पूछा है कि हरियाणा में किस युग का आरंभ किया था? तो कृषि युग का आरंभ किया था। यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि राजा कुरु द्वारा उपजाई गई भूमि या कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि। तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि, इसको क्या कहा जाता है? जो भूमि कुरुओं के द्वारा उपजाई गई थी इसको कहा जाता था आदि रूपा। क्या कहा जाता था भाई? इसको आदि रूपा कहा जाता था। क्योंकि वामन पुराण की एक कथा के अनुसार क्या हुआ था? राजा कुरु ने जो शिवशंकर का वाहन है नंदी और यमराज का जो वाहन है भैंसा, इन दोनों को एक सोने के हल में जोतकर इस भूमि को कृषि योग्य बनाया था। और दोनों क्या हो गए भाई? भगवान के वाहन हो गए। तो आदि और उनके खुरों से इसको क्या बनाया गया? अगर ये भूमि कृषि योग्य बनी है तो हो गया रूपा, यानी कि आदि रूपा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि आदि रूपा कहलाती। तो आप सभी को बता देता हूं हरियाणा की जो मार्कंडा नदी है इसका प्राचीन नाम अरुणा है, ठीक है भाई। मार्कंडा इसका जो नाम एक प्रकार से मार्कंडेय ऋषि के कारण ही पड़ा है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? अंबाला से प्रवेश करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर बाढ़ का कारण बनती है? तो ये कुरुक्षेत्र एवं अंबाला में बाढ़ का कारण बनती है। अंबाला एवं कुरुक्षेत्र कहां बाढ़ का कारण बनती है? अंबाला एवं कुरुक्षेत्र में ये बाढ़ का कारण भी बनती है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। मार्कंडेय ऋषि से संबंधित माना जाता है इसका नाम। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक फैक्ट और पूछा जाता है। तो सारी चीजें लगभग लगभग यहाँ से तो क्लियर हो गई हमारी। अंबाला से प्रवेश, ठीक है, बाढ़ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है अंबाला व कुरुक्षेत्र में, मार्कंडेय ऋषि से संबंधित हो गई। सापी रसा आर्चिक। चलो भाई तो लगभग लगभग यही क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, तो वो हमने इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कौन सी झील एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है? तो आप सभी को पता है भिंडावास झील जो है वो एक अभ्यारण्य के रूप में भी है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा भिंडावास। इसके अतिरिक्त हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियों को खालिस्तान नदी घाटी द्वारा पृथक करती है। तो गग्गर नदी मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को क्या करती है? श्रेणियों को अलग करती है। हरियाणा में वैदिक द्रैसदती नदी को क्या कहा जाता था? तो द्रैसदती नदी को साहिबी नदी भी हम कह देते हैं। ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है भाई, अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं है। कभी ये सोचो कि हमने खुद ये प्रश्न बनाए हैं, सब प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने आरंभ किया? बाबा फरीद ने आरंभ किया था। 11वीं सदी के अलबरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में किस एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है? तो ब्रह्म सरोवर झील का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। हरियाणा में वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए कौन सा त्योहार हो गया भाई? तो ये हो गया तीज भाई। इसके अतिरिक्त पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पंगर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है भाई? जिन्हें कहा जाता है पंगर। यहाँ पे देखते हैं भाई हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो कौन सी पत्रिका है वो? तो हरिगंधा पत्रिका है जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है।
कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली है? बोली नहीं है, तो ये गच्ची बोली भाई, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अजीत सिंह ने किया था। किसने किया था भाई? ये अजीत सिंह ने किया था। हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है, जो महाभारत के समय से लगातार चला आ रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है? तो सरस्वती का जो उद्गम है हर की दून ग्लेशियर से। ये PYQ है सारे के सारे, तो इसका उत्तर माना गया था सरस्वती। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 2002 के अंदर। किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? ठीक है भाई, तो ये अली बख्श को कहा जाता है, जो रेवाड़ी से संबंध रखते थे, ठीक है भाई। हरियाणा लोक नाट्यशाला कह लो, ठीक है भाई, हरियाणा लोक रंगमंच के पितामह कह लो, दोनों का उत्तर अली बख्श आएगा। महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये तात्या टोपे के द्वारा ये किला बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये तात्या टोपे के द्वारा बनवाया गया। सालदार विरासत खान ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। हरियाणा में संगमरमर कहां पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में। आपको मैं बता देता हूं, अगर हम खनिजों की दृष्टि से देखें तो हरियाणा में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है, ठीक है भाई। हरियाणा में पीढ़ी संदर्भित है, तो पाठ पीठ हस्तकौशल भाई, ये पीढ़ी वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, अलग अलग प्रकार से आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखेंगे हरियाणा में CNG बस सेवा, ये हम कर चुके हैं हरियाणा उदय। आगे पूछा गया है ओम प्रकाश कहराना जो है, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो ये शॉटपुट से संबंधित है भाई, ठीक है। 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हरियाणा का रहने वाला है। कौन सा जिला तांबे में धनी है? तो महेंद्रगढ़, वही बताया था आपको, खनिज में फेमस यही है। हरियाणा से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश, आपको बता दिया था, जियालाल जैन के द्वारा ये क्या किया गया था? 12 या लगभग 14 नौकरियों का मानदेय 331 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 357 भाई। हरियाणा में मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई? वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। किन दो जिलों में स्टार्ट की गई थी? सिरसा महेंद्रगढ़ में। किन दो जिलों में स्टार्ट की गई? सिरसा व महेंद्रगढ़ में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से मनरेगा हरियाणा में कब स्टार्ट हो गई, तो पूर्ण रूप से हरियाणा में मनरेगा स्टार्ट हो गई 1 अप्रैल 2008 से। कब स्टार्ट हो गई भाई? 1 अप्रैल 2008 से। तो ये थी हरियाणा में मनरेगा को लेकर सारी डिटेल भाई। चीजें क्लियर यहां तक सब समझ में आ गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा इसकी डिटेल है भाई, जिसको भी ये लगता है। तो देखो 2 फरवरी 2006 से शुरू हुई थी, 3 चरणों में लागू की गई, 2 जिलों में स्टार्ट की गई थी, सिरसा महेंद्रगढ़, और 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण हरियाणा में इसकी मतलब शुरुआत कर दी गई। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। हरियाणा सरकार ने महिला अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है, तो किससे पीड़ित महिला के लिए स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया, देखो, एसिड अटैक शिकार, यानी जो महिलाएं एसिड अटैक से पीड़ित हैं उनके लिए ये क्या किया गया है? इनको स्टार्ट किया गया है। उनके लिए क्या किया गया भाई? इस योजना को स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिड अटैक स्टार्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हड्डी की नकाशी के लिए कौन सा इनमें से प्रसिद्ध है भाई? फरीदाबाद, जज्जर, महेंद्रगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हड्डी की नकाशी, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोकरी व हड्डी की नकाशी, टोकरी और साथ में हड्डी की नकाशी, तो इन दोनों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? टोकरी व हड्डी की नकाशी, तो इसके लिए प्रसिद्ध है भाई फरीदाबाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुराही, सुराही के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो सुराही के लिए प्रसिद्ध है जज्जर, या फिर चंदन की निकासी, तो उसके लिए भी कौन सा है? जज्जर भाई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है भाई? अगला है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ क्या है भाई? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और रोहतक किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो रोहतक कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रोहतक किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? तो फरीदाबाद निकल के आ जाएगा भाई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा ये, किन शहरों में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय है? तो ये जो विशेष पर्यावरण न्यायालय है ये 2 जगह पर है हरियाणा के अंदर। कहां कहां पर है भाई? तो ये फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर है, 2 जगह पर विशेष पर्यावरण न्यायालय, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। एक कवि जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु के बाद हरियाणा राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया, इस कवि की रचनाओं के नाम रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और यद चरित है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, तो उस कवि का नाम हमें बताना है। खुशीराम शर्मा, अनूप चंद आफ्ताब, अयोध्या प्रसाद गोयलिया, या फिर भाई परमानंद। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? खुशीराम शर्मा इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त अनूप चंद आफ्ताब के बारे में बता देता हूं, ये उर्दू में हरियाणा के पहले राज्य कवि थे, अनूप चंद आफ्ताब जी, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं परियोजनाओं को लागू करने के लिए हरेडा की स्थापना की है, इसका पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से बताइएगा भाई, हरेडा का पूरा नाम क्या रहने वाला है? तो जो हरेडा का पूरा नाम है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका संपूर्ण नाम है, और इसकी जो स्थापना है वो मई 1997 में हुई थी, यानी मई 1997 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो फटाफट से हमारे साथ जुड़िएगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लगातार ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न करते रहेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, हरियाणा को हरियाणा के हास्य रत्न से सम्मानित किया गया और सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि भी माना जाता है, जो गाकर कविताएं पढ़ते थे वो कौन थे? तो फटाफट से बताइएगा इसमें से क्या उत्तर रहने वाला है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो अल्हड़ बीकानेरी रहने वाला है, ठीक है भाई। इनके नाम से हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है भाई। इनका जो जन्म है वो रेवाड़ी के बीकानेर गांव में हुआ था, अल्हड़ सिंह बीकानेरी, और ये एक प्रकार से हास्य रत्न से सम्मानित थे। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो ये देखिएगा भाई, यहाँ पर अल्हड़ बीकानेरी, इनका जन्म हुआ 1937 में, इनकी मृत्यु हुई 2009 में। छंद कविता के विशेषज्ञ थे। वर्ष 2000 में इनको दिल्ली सरकार ने काका वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया, जो एक प्रकार से हास्य के अंदर बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी जो कुछ रचनाएं थी, कविताएं थी, बज प्यारे तू सीताराम, घाट घाट घूमे, ठाठ गजल के अनछुए हाथ, रेत का जहाज, ये सारी क्या थी? इनकी कविताएं थी भाई, ठीक है। और ये कविताओं को गाकर क्या करते थे? सुनाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हरियाणा की कार्यकारी शक्ति खालिस्तान के हाथ में होती है, तो जवाब दीजिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री के हाथ में, हरियाणा के राज्यपाल के हाथ में। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे भाई, या हरियाणा के राष्ट्रपति है। चलो
अब बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो हरियाणा की जो कार्यकारी शक्ति है वो हरियाणा के राज्यपाल के हाथ में होती है। आप सभी को ज्ञात ही है, वैसे नाम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के हिसाब से थोड़ा छोटा वर्ड है, लेकिन वास्तव में जो भी संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी लगभग कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के हाथ में होती हैं। अब आपको राज्यपाल से रिलेटेड थोड़े फैक्ट बता देता हूं। सबसे पहले तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल मैं आपको बता देता हूं कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे भाई? धर्मवीर सिंह थे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन थे? धर्मवीर सिंह। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबे समय तक कौन राज्यपाल रहे? तो सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे वो बीएन चक्रवर्ती रहे। ठीक है भाई, बीएन चक्रवर्ती। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो सबसे कम कार्यकाल था ओम प्रकाश वर्मा का। एक प्रश्न यहां से और पूछा गया था कि हरियाणा का एक ऐसा राज्यपाल बताइए जो नौकरशाह भी था। तो हरियाणा का एक ऐसा राज्यपाल जो नौकरशाह था वो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी था। ठीक है भाई, आपसे पूछा जा सकता है एक ऐसा राज्यपाल जो नौकरशाह भी था, तो वो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी। तो ये थे भाई राज्यपाल से रिलेटेड फैक्ट। इसके बाद में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ये कुछ और फैक्ट हैं भाई जो थोड़ा अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो भाई ये देखेंगे हम राज्यपाल जो होते हैं वो किस किस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ से एचटेट के अंदर प्रश्न आया था, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसको भी साथ के साथ कवर करवा दूं आपका। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, उसके अध्यक्ष भी राज्यपाल हैं। पूर्व सैनिक एवं राज्य सैनिक बोर्ड के कल्याण के लिए सम्मिलित निधि के भी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के राई का विशेष बोर्ड उसके भी है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, पानीपत मेमोरियल सोसाइटी युद्ध उसके भी अध्यक्ष रहेंगे। हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स इसके भी अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है भाई, और जो केंद्र सरकार की हरियाणा में शाखाएं हैं, खासकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और भारतीय ग्रामीण महिला संघ, हिंद कुष्ठ निवारण संघ और सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि एचटेट में यहाँ से प्रश्न आए थे भाई। दो प्रश्न यहाँ से हमें देखने को मिलने थे, एक क्या मिला था? भारतीय ग्रामीण महिला संघ का और एक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं, तो आप इसके बारे में अच्छे से जान लेना भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। पंजाब और हरियाणा के लिए एक सामान्य संस्थान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वास्तुकला का एक चमत्कार है जिसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया। यह न्यायालय का परिसर खालिस्तान में स्थित है। तो आप सभी राइट आंसर हो गया भाई सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग है, हरियाणा का पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट कह सकते हैं, तो वो कौन सा है? तो हरियाणा का जो पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट है वो हरियाणा औद्योगिक विकास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। ठीक है भाई, क्या है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है, वो हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अमेरिका में स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में डेस्क का शुभारंभ किया था, तो किसका शुभारंभ किया था भाई? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा भाई। साथ के साथ वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सेशन को शेयर करते रहिएगा। देखो भाई सीधा सा एक हमारा आपको हमेशा कहना होता है कि हमारा बोलेगा कोई तीसरा भी बोलेगा, लेकिन जिसका कंटेंट गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट देखते हैं भाई कौन फिल्म फेस्टिवल में साइबर रेंज लैब, तो इसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था भाई गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट देखते हैं भाई कौन फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाली हरियाणा की पहली स्टेज कलाकार कौन बनी थी? तो ये बनी थी भाई सपना चौधरी। आप सभी को पता है, हाल ही में ये सुर्खियों में भी रही है काफी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? है इसका राइट आंसर हो जाएगा सपना चौधरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शस्त्र लेकर का संख आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, संख का नाम क्या था? तो फटाफट से बताइएगा उस संख का क्या नाम था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश ने तो सपना चौधरी का नाम आते ही देखो भी कमेंट करे सपना। ठीक है, इतना टाइम अगर तुमने पढ़ने में लगाया होता तो कामयाबी हो जाए। ठीक है, सपना का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी वीडियो आ गई। ऐसा ही अगर तुम पढ़े होते अच्छे से तो एक नाम लेते ही सारी वीडियो आ जाती। ठीक है, तो भाई थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दिया करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचजन्य। जो संख था श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किया गया वो पंचजन्य था। और आप सभी को पता ही भाई हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वो श्री कृष्ण की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। तो उस बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार नीले और चार धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना गागरा कहलाता है, तो फटाफट से बताइए भाई ये क्या कहलाता है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर है ये रहने वाला भाई, आप सभी को पता भाई डिमाच क्या होता है? तो विवाह में जो रेशमी ओढ़ना चढ़ा जाता है वो डिमाच होता है। ठीक है, और जो चार नीले तथा चार लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना गागरा होता है ये होता है खारा। ये क्या होता है भाई? ये खारा। ठीक है, गुमटी एक टाइप की ओढ़नी होती है और फुलकारी आपको पता है सोल का एक प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा गागरा। ठीक है, आगे बढ़े भाई अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी ही डिटेल में आपको बता देता हूँ थोड़ी। ठीक है भाई, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बाकी ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। दामन काले तथा लाल सूती कपड़े का घाघरा, बोरडा खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा, खारा देखो यही आ गया सेम स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, दुकानिया खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों का कड़ा उड़ना, चामा पीले पाट का कड़ा उड़ना और सोपली गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी और डिमाच रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में चढ़ाया जाता था। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको लेकर आप जरूर थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है भाई आर्ट एंड कल्चर में से आपकी बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बड़े अटपटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान से आपको कवर करने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। जन्माष्टमी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो किस माह के अंदर मनाया जाता है? तो फटाफट से कमेंट करेंगे भाई। तो भाषा में बादवा का आगरा भाई। ठीक है, क्या कहते हैं? बादवा। अब सावन में क्या होगी भाई? सावन में होती है तीज। ठीक है भाई, और ज्येष्ठ में क्या आएगी भाई? यानी कि गर्मी का महीना में निर्जला ग्यारस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकती हैं ये सारे के सारे फैक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बादो मास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये कुछ डिटेल है सारी की सारी, एक बार थोड़ा टाइम लगेगा भाई। लगभग उसको हम चैत्र बोलते हैं। राम आएगी मई जून में, ज्येष्ठ तीज कोतली सिंदारा पूजा और भैया दूज का जो त्योहार होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। अर्थ क्या होता है? खुशामद का छोटी पकड़ना। तो ये तृप्त होने के कारण अभिमान करना, गंगा जल ठाना, कसम खाना, घर का खुदा पानी पीना, आत्मनिर्भर होना, चुनने लड़ना, उत्तेजित होना। गणना तो लड़ते हो भाई आज क्लास देखते हैं। ठीक है कि मैं रही कोई कसर काम पूरी कर दियो स्टेटस पर लगा के, तो ये काम अपने आप हो जाएगा। तो देखिए भाई आगे, कोड़ी भरना, गले लगाना, गोटे टूटना, निराश होना, बाराबाट होना, नष्ट होना,
चूल्हे में गुड़ फोड़ना, बात को गुप्त रखना, अकल के पाछे लट लेके पड़ना यानी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, एक आंटी में दो पेट करना, पक्षपात करना, रोटी का मुड़ जाना किसी मेहमान के आने का क्या होता है, प्रतीक होता है। हो गया भाई यहां तक चीजें क्लियर? एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। इस मुहावरे का अर्थ तुम्हारा कंप्लीट लगता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। सितंबर माह में करनाल के किस स्थान पर छड़ियों का मेला लगता है? अगर आपसे पूछा जाए छड़ियों का मेला, तो छड़ियों का मेला कहां लगता है? ठीक है भाई, ये अमूपुर में लगता है। इसके अतिरिक्त तरावड़ी में क्या लगता है? परासर का मेला लगता है भाई। ठीक है, इंद्री में क्या लगता है भाई? इंद्री में सिमरन दास का मेला लगता है भाई, सिमरन दास का मेला। इसके अतिरिक्त पैपाना में क्या लगता है? पांडु मेला लगता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो करनाल में जितने भी लगभग मेले लगते थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। इसके बाद प्रत्येक जिले में जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मेले देंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो एग्जाम के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पर भाई, जींद के अंदर हमें जो बेसिकली इंपॉर्टेंट मेले हैं वो कौन कौन से हैं? सच्चा सौदा मेला, बिलसर का मेला भाई। ठीक है, जींद में कौन सा हो गया? तो सच्चा सौदा मेला, और ये क्या हो गया? बिलसर का मेला। उसके बाद में भिवानी में देखेंगे हम बाबा खेड़े वाले का मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रक्षाबंधन के दिन लगता है भाई। और ये कहां लगता है? औरंगाबाद में लगता है। वही औरंगाबाद जिसका प्राचीन नाम प्रकर्तनाग था, जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्रकर्तनाग भाई। उसके बाद हम कैथल में देखेंगे, कैथल में हमें देखने को मिलता है बाबा लदाना मेला, या देहाती मेला हम कह देते हैं इसको, वामन दासी का मेला। बाकी वामन दासी के मेले बहुत सारी जगह लगते हैं, तो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं मानते। यमुनानगर में हम देखेंगे कपाल मोचन का मेला लगता है, ये बिलासपुर में लगता है। कपाल मोचन को ही गोपाल मोचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गोपाल मोचन भी कहा जाता है। अंबाला में हम क्या देखने को मिलेगा? तीज मेला, माता शारदा देवी का मेला, ये त्रिलोकपुर में लगता है, शारदा देवी का मेला। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। रेवाड़ी में देखते हैं हम बाबा सूरजगिरी का मेला, ये खोरी गांव में लगता है। कहां लगता है भाई? ये खोरी गांव के अंदर लगता है। गुरुग्राम में शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, ये कासन गांव में लगता है। ठीक है, बहुत बार पेपरों में आता है भगत पूर्णमल का मेला कहां लगता है। फरीदाबाद में देखेंगे हम सूरजकुंड का मेला, सभी को पता भाई। ठीक है, बलदेव छठ का मेला बल्लभगढ़ में लगता है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मेले हमें फरीदाबाद में देखने को मिलेंगे। महेंद्रगढ़ में बाबा केसरिया मेला और ढोसी का मेला। ढोसी का मेला आप सभी को पता ही है, ढोसी की पहाड़ियां जो है सब जानते हो, कुलजापुर गांव में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहाँ पर रोहतक में बाबा मसनाथ का मेला लगता है। ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबा मसनाथ का मेला कहाँ लगता है। पलवल में बाबा उदासनाथ का मेला लगता है। कनुआ का मेला लगता है गाठोता में। और फुलडोर का जो मेला लगता है वो अतरचटा में लगता है, बाबा बक्सीनाथ की याद में। ये मैं इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये प्रश्न एज इट इज इसी सीक्वेंस में पूछा गया था, और बहुत बार पूछते हैं बाबा बक्सीनाथ का मेला कहाँ लगता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? पलवल में या फिर अतरचटा में, फुलडोर का। ठीक है भाई, सिरसा में हम देखेंगे बाबा सरसाईनाथ का मेला लगता है, बाबा भूमन शाह का मेला लगता है। पानीपत में पाथरी माता का मेला लगता है। सोनीपत में बालकनाथ का मेला लगता है भाई, रबड़ा गांव में। और बाबा रमकशाह का मेला लगता है खुबड़ू गांव में। वही खुबड़ू गांव जहां पर मशरूम कह सकते हैं, फिर खुंबी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है भाई, मेवात में साह चोखा खोरी का मेला लगता है। और कुरुक्षेत्र में चैत्र चौदस मेला लगता है। सरस्वती में 10 से 15 बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सरस्वती तीर्थ पर कौन सा मेला किस महीने में लगता है। तो ये बार बार पूछते, तो ये ध्यान रखना भाई। और एक पेवा मेला हो गया भाई, पेवा आपको पता है कुरुक्षेत्र में है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेले हो गए भाई। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भिवानी से प्रकाशित होता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, देखिएगा। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हरियाणा का पहला समाचार पत्र है वो हरियाणा जज्जर था, जो दीनदयाल शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया। उसके बाद में हरियाणा का हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश था, जो जियालाल जैन के द्वारा 1884-85 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद क्या आ जाता है भाई, जो इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, जो भिवानी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है, सावधान, ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है भाई, ज्ञानोदय समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था भाई? हिसार से। ठीक है भाई, उसके बाद नवछोर जो समाचार पत्र है ये अभी आया था, ये कहां से प्रकाशित होता है? हिसार से। विजयनंद जो समाचार पत्र है ये कहां से प्रकाशित होता है? ये अंबाला से होता है भाई। और इसके अतिरिक्त जो ज्योति समाचार पत्र है ये कहां से प्रकाशित होता है? रेवाड़ी से। और इसी प्रकार के प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हो गया यहां तक क्लियर सभी का भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, एकलव्य अवार्ड किसको प्रदान किया जाता है? जूनियर स्तर पर कनिष्ठ खिलाड़ियों को, रेफरी अंपायर को, स्कूल के पीटीआई को। तो फटाफट से बताइएगा भाई, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं भाई, फटाफट से बताइएगा। दिया जाता है एकलव्य अवार्ड। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। भाई ये कुछ अवार्ड है, जैसे कि राधा कृष्ण अवार्ड किसको दिया जाता है? तो राधा कृष्ण अवार्ड दिया जाता है स्कूल के पीटीआई को। ठीक है भाई, महाराणा प्रताप अवार्ड किसको दिया जाता है? उस पुरुष खिलाड़ी को जिसने आजीवन खेलों में बढ़ावा दिया हो। ठीक है भाई, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। अब देखिएगा भाई ध्यान से, राधा कृष्ण अवार्ड स्कूल के पीटीआई या डीपी को देते हैं। महाराणा प्रताप अवार्ड उस पुरुष खिलाड़ी को जिसने आजीवन खेलों को बढ़ावा दिया हो। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड उस महिला खिलाड़ी को जिसने आजीवन खेलों को बढ़ावा दिया हो। गुरु वशिष्ठ अवार्ड खेल प्रशिक्षक यानी कोच को। ठीक है भाई, एकलव्य अवार्ड जूनियर स्तर पर कनिष्ठ खिलाड़ियों को। उसके बाद विक्रमादित्य अवार्ड रेफरी अंपायर को। और बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड उस एसोसिएशन को जिसने सबसे बेहतर काम किया हो। तो ये बहुत सारे जो अवार्ड है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको याद कर लेना भाई। पीडीएफ में सब मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम दे रखा है जीके भाई संदीप श्रीवास्तव, तो वहां से आप ले सकते हो। साइड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सरकार द्वारा परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है? ठीक है भाई, फटाफट से बताइएगा भाई। परमवीर चक्र विजेता, हरियाणा में भी परमवीर चक्र विजेता रहे हैं मेजर होशियार सिंह। ठीक है, सोनीपत से उनका संबंध रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है भाई? तो परमवीर चक्र विजेता को दी जाती है 2 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 2 करोड़। और 1 करोड़ किसको दी जाती है भाई? महावीर चक्र विजेता को। महावीर चक्र विजेता को कितनी दी जाती है? 1 करोड़ रुपए राशि दी जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर भाई? आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगर सेशन में मजा आ रहा है भाई और कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो एक बार सभी अपने स्टेटस पे लगा दीजिए भाई सारे के सारे, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने शुरू किया था? बाबा फरीद ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने, अली बख्श ने, शेख मोहम्मद तुर्क ने, या फिर बख्तियार काकी ने? बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं भाई कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने आरंभ किया था? हरियाणा में जो चिश्ती सिलसिला है वो बाबा फरीद ने आरंभ किया था। और इनका पूरा नाम पूछा जाता है, वैसे इनका एक अन्य नाम था फकरुद्दीन सकरागंज। इनका एक अन्य नाम क्या था? फकरुद्दीन सकरागंज। ठीक है भाई, ये बहुत बार पेपरों के अंदर पूछा जाता है, फकरुद्दीन
सकरागंज। तो इनको फखरुद्दीन सकरागंज के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1607 में फरीदाबाद नगर बसाया था। ये आपसे पूछा जा सकता है किसने बसाया था, तो इन्होंने ही बसाया था। ये जहांगीर के खंजाची थे, ठीक है भाई, तो इन्होंने ही बसाया था फरीदाबाद नगर को। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकते हैं बाबा फरीद का मकबरा या फिर गुबंद कहाँ है, तो बाबा फरीद मकबरा भी कहाँ हो गया भाई, या दरगाह बाबा फरीद मकबरा, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर भाई। कहाँ हो जाएगा ये, फरीदाबाद के अंदर। समझ में आ गया भाई, यहाँ तक आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में मत्र मद की प्याऊ खालिस्तान एक शैली है। हरियाणा ये किस प्रकार की एक शैली है भाई, तो ये एक राज को मटरूमल की प्याऊ के रूप में भी देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अस्तल बोहर पेंटिंग, अस्तल बोहर पेंटिंग, या फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है, मीरपुर स्थित राव तेज सिंह का महल, राव तेज सिंह का महल। इन सभी जगह पर आपको कैसी चित्रकारी देखने को मिलेगी, तो इन सभी जगह पर आपको राजपूत चित्रकारी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपीटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ये प्रश्न आज तक पूछे गए हैं राजपूत चित्रशैली के आधार पर। मत्रमद की प्याऊ, मटरूमल की प्याऊ, अस्तल बोहर पेंटिंग, मीरपुर स्थित राव तेज सिंह का महल, तो सभी के सभी प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं भाई। तो ये हो गया, आगे बढ़े भाई।